बिहार की सियासत का वो नाम जिसके इर्द गिर्द कहानियां ही कहानियां हैं। जी हाँ, आज राजन तिवारी खुद रखेंगे अपनी हर बात हमारे साथ। विपक्ष लगातार अपराध पर भी सवाल उठाता है कि एनडीए की सरकार में ही अपराध जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। किसके राज में डकैती होता था, किसके राज में अपहरण होता था, कौन उसमें चंबल मिनी चंबल। बिहार में बालू माफिया, जमीन माफिया काफी सक्रिय है, हथियार के दम पर जमीन को कब्जा करते हैं। इस समय जो बालू माफिया और भू माफिया की आप बात कर रही हैं जी, तो बालू माफिया पे तत्काल त्वरित वहाँ हमारी सरकार, हमारी प्रशासन कार्रवाई कर रही है जी। और बालू माफियाओं से मिलकर के जो भी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, अगर बालू माफियाओं से मिले हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित है। 90 के दशक में आपने लव मैरिज शादी की है, जबकि उस दशक में मोबाइल नहीं था, तो कैसे पॉसिबल रहा ये? नहीं, लव मैरिज था तो प्यार किया, कोई चोरी थोड़ी नहीं की। प्यार किया तो डरना किस बात का है, लव मैरिज था। क्या आने वाले समय में आप फिर से राजनीति में किस्मत 2027 में उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना है। पिता की भूमि से जाकर के मुझे चुनाव लड़ने का इच्छा है, इरादा है और 2027 की चुनाव विधानसभा का उत्तर प्रदेश से लड़कर उत्तर प्रदेश से आगाज करेंगे। हम जिधर जाते हैं उधर सरकार बनती है। अगर हम नाराज हो गए तो उनकी सरकार पलट जाएगी। ब्राह्मणों की आबादी 16% है। अगर हम खुश हो गए तो उनकी सरकार बनाने का क्षमता रखते हैं। बहन मायावती जी की भी सरकार बनी थी तो ड्यू टू ब्राह्मण, अखिलेश जी की सरकार बनी थी तो ड्यू टू ब्राह्मण, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो भी ब्राह्मणों की बदौलत है। ब्राह्मण अगर नाराज हुआ तो भारतीय जनता पार्टी भी कहीं कहीं नहीं रह पाई। जिए तो जिए कैसे बिना। मैंने मजदूरी यहाँ की, मैंने खेती यहाँ की, मैंने हल यहाँ जोता, और जब फसल काटने और खाने का टाइम आएगा तो दूसरा कोई खाएगा। तो मैं फसल काटने और खाने की जब बात होगी तो अपनी पार्टी से अपना हक मांगेंगे। जब मैंने इतना सेवा किया। किसी के लिए रॉबिन हुड तो किसी के लिए सबसे बड़ा सवाल बिहार की जमीन से उठा वो नाम जिसके चाहने वाले भी बहुत हैं और आलोचक भी हैं। बाहुबली या समाज सेवी, पावर का वो सिंबल या लोगों का सहारा। बिहार की सियासत का वो नाम जिसके इर्द गिर्द कहानियां ही कहानियां हैं। जी हाँ, आज राजन तिवारी खुद रखेंगे अपनी हर बात हमारे साथ। सीधा बात, बिना किसी डर के। एक ऐसा चेहरा जिसे कुछ लोग रॉबिन हुड कहते हैं तो कुछ लोग बाहुबली तो कुछ लोग समाज सेवी कहते हैं। आज राजन तिवारी के साथ एक ऐसी बातचीत जहां होगा हर सवाल और सीधा सवाल का हर जवाब भी। नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी पांडे। राजन तिवारी लोजपा रामविलास के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, राजू तिवारी के छोटे भाई और इनका मुख्य क्षेत्र पूर्वी चंपारण का गोविंदगंज विधानसभा है, जहां से इनका परिवार सक्रिय है। आइए आज उनसे बातचीत करेंगे और बिहार की सियासत पर अपनी बात को रखेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज एनबीसी 24 पर। आपको भी और आपके चैनल को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि बिहार की मौजूदा सियासत को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिहार की सियासत में नीतीश कुमार जी ने अपने पद को, सीएम की जो कुर्सी थी वो अपने छोटे भाई सम्राट चौधरी जी, भतीजे समान छोटे भाई सम्राट चौधरी जी को सौंप दी। और मुझे उम्मीद है कि सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार में युवाओं को अच्छा रोजगार मिलेगा और नया बिहार की तरफ अग्रसर होगा। राजन तिवारी जी, आपको क्या लगता है कि बिहार के नए मुखिया के तौर पर सम्राट चौधरी आए हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा चले गए हैं, तो क्या लगता है नीतीश कुमार की तर्ज पर और नीतीश कुमार के जैसे सम्राट चौधरी बिहार में काम कर पाएंगे क्या? देखिए, सम्राट जी को मैं जानता हूँ 97 से। जी। सम्राट जी के पिताजी खुद बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं, बहुत बड़ा परिवार है और समाज के विषय में, हर जाति हर तबके के विषय में अच्छा चिंतन करते हैं, अच्छा सोच रखते हैं और कभी भी किसी से दुराव या भेदभाव की नीति नहीं रखते। जी। तो सम्राट चौधरी जी को 97 से जानता हूँ। वो बहुत ही दृढ़ संकल्पित व्यक्ति हैं। जी। और वो सर्व समाज को लेकर सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करने वाले व्यक्ति हैं। जी। और बिहार में नीतीश कुमार जी जो गति देकर गए हैं उस गति को हमको लगता है कि और तेजी से वो रफ्तार देंगे। जी, यानी नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार के लिए काम किया है, सम्राट चौधरी भी बिल्कुल वैसा ही बिहार के लिए काम करेंगे। उनसे बेहतर काम करेंगे। क्योंकि नेतृत्व मुख्यमंत्री ये जरूर बने हैं, लेकिन मार्गदर्शन आज भी नीतीश कुमार जी का है और कल भी नीतीश कुमार जी का रहेगा। नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार, विकसित बिहार और तेजी से आगे बढ़ेगा। यानी जिस गति को नीतीश कुमार ने बिहार को पिछले कई सालों से दिया है, अब उससे भी तेज गति से सम्राट चौधरी बिहार को देने वाले हैं।
हाँ बिल्कुल 100% इसको मैं मानता हूँ और आवाम भी मान रही है बिहार की। बिल्कुल। राजन तिवारी जी, एक सवाल और होगा कि सम्राट चौधरी को लेकर विपक्ष पर लगातार विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि किस तरीके से ऐसे नेता को, और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज से नाराज हैं। नहीं देखिए, विपक्ष पहले तो विपक्ष है ही नहीं बिहार में। विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। विपक्ष नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। 25 सीट पर सिमट जाने वाली पार्टी, अगर हमारी राष्ट्रीय पार्टी और हमारे मुखिया, बिहार के मुखिया के ऊपर कमेंट करता हो तो वो तो पब्लिक उसको एक क्या कहते हैं कि हंसी टाइप की सुन करके और देख रही है जी। और जहाँ तक आप सम्राट जी के विषय में बात कर रहे हैं, लोग तमाम लोग जैसे कि पार्टी से निष्कासित आर.के. सिंह, उनकी भी शायद आप बात कर रही हैं, जी पूर्व मंत्री केंद्रीय ऊर्जा, वो लगातार तो हमारी पार्टी से वो निष्कासित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के निष्कासित सिपाही हैं वो। अब अपनी नई पार्टी भी बनाने हाँ बिल्कुल बनाम है वो। सम्राट जी के विषय में अब कहा जाता है खिस्सा सूपा हंसत हंसत चलनियो हंसत जब 96। तो अब तो वो पहले तो आईएएस रहे, आईएएस की मलाई खाए, फिर उसके बाद से मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, उन्होंने एमपी बन गए। एमपी बनने के साथ ही उनको भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। चुनाव पब्लिक ने उन्हें हरा दिया। पब्लिक चुनाव हारने के बाद से अभी हार का गम वो भूल नहीं पा रहे हैं। अच्छा। उनको सम्राट जी का फोबिया लग गया है। और सम्राट चौधरी के बारे में बोलने से पहले देखिए, किसी के ऊपर कोई भी ब्लेम कोई लगा सकता है, ब्लेम को साबित न करिए। कभी तो कोई सम्राट जी के ऊपर कोई मुकदमा ही था। जिस समय के लोग बता रहे हैं मुकदमे हुए, सम्राट जी के परिवार के 22 लोग जेल गए थे, हम लोग को याद है। उस समय सरकार खिलाफ थी, लालू यादव जी ने मुकदमा करवाया था फर्जी, और सारे में बेदाग साबित हुआ ये परिवार जी। तो कहीं भी सम्राट जी दोषी नहीं है। सम्राट जी के नेतृत्व में अच्छा विकास होगा और अपराध मुक्त, भय मुक्त और विकास युक्त बिहार होगा। यानी राजन तिवारी का कहना है कि आर.के. सिन्हा चुनाव हार गए हैं और उससे बौखला गए हैं और इसी तरह से इस तरह के सवाल जो है वो खड़े कर रहे हैं। हाँ 100% हम कह रहे हैं ना कि दुनिया को भौंकने दीजिए, भौंकने से कुछ नहीं होने वाला है। सम्राट चौधरी जी अपनी काबिलियत के बल पे नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने। सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम रहते हुए अपनी काबिलियत दिखाई जी। सम्राट चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी अपनी काबिलियत दिखाई जी। सम्राट चौधरी इसके पूर्व में भी मंत्री रहे तब भी अपनी काबिलियत दिखाई। इसलिए सम्राट चौधरी जी के विषय में जो गलत बयानबाजी कर रहा है वो व्यक्ति बयानबाजी करते रहे और कहा था कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार। तो सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व को बिहार स्वीकार करने जा रही है और स्वीकार कर भी ली है। अभी तो जुमा 3-4 दिन हुआ उनको शपथ ग्रहण किए हुए। अभी होने दीजिए, समय आने दीजिए। सम्राट जी के नेतृत्व में किस तरीके से विकास की रफ्तार बढ़ेगी, अपराध खत्म होगा, भयमुक्त समाज मिलेगा और बिहार की नैया और बढ़िया से आगे बढ़ेगी। अपराध की आपने बात कही है तो विपक्ष लगातार अपराध पर भी सवाल उठाता है कि एनडीए की सरकार में ही अपराध जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब तो हंसने वाली बात है। किसके राज में डकैती होता था, किसके राज में अपहरण होता था, कौन उसमें चंबल मिनी चंबल, हमारा चंपारण ही ले लीजिए, उसको लोग अगर जाते थे हमारे चंपारण में तो उसमें वहाँ मिनी चंबल बुलाता था। रात में लोग डर के रहते थे। यहाँ स्थिति ये रहती थी हमारे चंपारण में, किसी की बारात जा रही हो तो दूल्हे को गाड़ी पर से उतार करके और उस पर बैठ करके लोग पटना आ जाया करते थे। दूल्हा पैदल हो जाता था और वहाँ पे उस समय के शासन करने वाले लोग और उसमें के छुटभैया नेता पटना चले आते थे मुख्यमंत्री से भेंट करने। अच्छा, मतलब उस काल में इस तरह की घटनाएं होती थी। आपसे भी छुपा थोड़ी ना, आप भी जानती हैं। तो वही तो कहे एक बात आपसे पूर्व में मैं कहा कि सूपा हंसत हंसत चलनी हो सजे में 96। तो ये बोलने दीजिए ना, अपराध कहीं कुछ नहीं है, जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है और बिहार सरकार बड़े तत्परता के साथ अपराधियों से निपट। देखिए शपथ लेने के साथ साथ शपथ जो मुख्यमंत्री का हमारे सम्राट चौधरी ने लिया, पूरे बिहार में मीटिंग करके क्राइम पे उन्होंने तत्परता से क्राइम मीटिंग की और तत्परता से बिहार की सभी जेलों में एक साथ छापा पड़ा और कहीं भी अपराधी नहीं बख्शे जाएंगे और अपराध कहीं भी अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मेरा पूरा वादा भी है और मैं सम्राट चौधरी के विषय में जो जानता हूँ इतना मैं निश्चित जानता हूँ। जी राजन तिवारी जी, एक सवाल और होगा। बिहार की बात अगर की जाए तो बिहार में बालू माफिया, जमीन माफिया काफी सक्रिय है, हथियार के दम पर जमीन को कब्जा करते हैं और जमीनी विवाद देखा जाए तो बिहार में काफी ज्यादा देखने को भी मिलता है। हालांकि आंकड़े जो पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किए गए हैं उसमें आंकड़े को कम भी दिखाया गया है, लेकिन फिर भी जमीन माफिया काफी सक्रिय हैं, हथियार रखते हैं, लोगों की जमीन को कब्जा करते हैं और फिर उसको किसी और से बेचते हैं। तो इस तरह के सवाल का आप क्या जवाब देंगे? देखिए, सम्राट चौधरी अभी मुख्यमंत्री बने हैं जी। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं तो अभी हमको लगता है कि इस समय जो बालू माफिया और भू माफिया की आप बात कर रही हैं जी, तो बालू माफिया पे
तत्काल त्वरित वहाँ हमारी सरकार, हमारी प्रशासन कार्रवाई कर रही है जी। और बालू माफियाओं से मिलकर के जो भी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, अगर बालू माफियाओं से मिले हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित है, होगी ही होगी। और जहाँ तक जमीन माफियाओं, भू माफियाओं की बात आप कर रही हैं, तो एक बात बताते हैं, बिहार में भू माफिया का मन क्यों बढ़ा? क्योंकि बिहार के सीओ लोगों ने मिल करके गलत जमीन दूसरे के नाम से दूसरे को चढ़ा करके ये अपराध करने का काम सीओ लोगों ने किया था, जिसपे विजय सिन्हा जी पूर्व डिप्टी सीएम ने कार्रवाई की। तब सब लोगों को कहा, हिदायत दिया कि अच्छे से सबकी ज़मीन की माफ़ी कराई जाए, अच्छे से सबको दखल दहानी कराई जाए। तो अब सम्राट जी के नेतृत्व में मुझे नहीं लगता कि कोई भूमाफिया पनप पाएगा। जो लीगल है, लीगल तरीके से काम कर रहा है प्रॉपर्टी का, वही कर पाएगा। एक है कि किसी की ज़बरदस्ती, जोर जबरदस्ती करके किसी की ज़मीन को कब्जा कर ले, ये संभव मुझे नहीं लगता, और पूर्व में भी नहीं था और आगे भी नहीं होगा। यानी राजन तिवारी जी यूँ कह ले तो जमीन माफियाओं को चेता रहे हैं कि अगर इस तरह की घटना अगर आप कर रहे हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि छोड़ा नहीं जाएगा अगर पकड़े गए। अपराध छोटा हो या बड़ा, जी, चाहे वो जमीनी विवाद हो, जी, चाहे लूट का विवाद हो, चाहे किसी प्रकार का अपराध हो, हाँ, अपराध पे जीरो टॉलरेंस की नीति से सम्राट जी काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, या तो ये प्रदेश छोड़कर पलायन कर जाए, या तो इनका रास्ता और इनकी जगह जेल होगा, ये मेरा वादा है, और सम्राट जी इस काम को करके दिखाएंगे। जी राजन तिवारी जी, अब सवाल लोजपा पर। लोजपा यूपी के विधानसभा चुनाव में टोटल 403 सीटों पर लड़ने की बात कर रही है। बिहार में 225 विधानसभा में सिर्फ 1 सीट मिली। क्या चिराग पासवान की रणनीति सही है यूपी के लिए? मैं आपको बता दूं कि मैं मानसी जी लोक जनशक्ति पार्टी में नहीं हूं जी। लोक जनशक्ति पार्टी का अपना निर्णय है, लोक जनशक्ति पार्टी का अपना आइडियोलॉजी है, उसके बीच में मैं कुछ नहीं बोल सकता। उस पार्टी में ना मैं हूँ, ना मैं उस पार्टी की राजनीति करता हूँ। मैं जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी की बात करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, उसी की बात मुझसे की जाए तो अच्छा रहेगा। लोजपा के बारे में मुझसे ना कुछ पूछा जाए तो अच्छा। जी बिल्कुल। अब सवाल तिवारी परिवार की। तिवारी परिवार पर अक्सर परिवारवाद के सवाल भी उठते रहते हैं। काहे का परिवारवाद? जी हमको बताइए, काहे का परिवारवाद? जी मैं कौन सा परिवारवाद कर दिया? अगर परिवारवाद करता तो एमएलए मैं था 2000 में जी। मैं चुनाव कहीं से दूसरी जगह से भी लड़ जाता, दोनों भाई चुनाव लड़ जाते, लेकिन मैं तो कहीं चुनाव नहीं लड़ा, अपने भाई को अपनी टिकट दे दिया। परिवारवाद का मतलब होता कि मैं अपनी बीवी को चुनाव लड़ाता, मैं अपने बच्चे को चुनाव लड़ाता, तब ये परिवारवाद है। लेकिन मेरा भाई मेरे क्षेत्र में, मेरे बिहाफ में काम करता था, उसका वो जगह उसने वहाँ पे वर्क किया था, इसलिए मेरे बाद अगर किसी का नंबर आया तो मेरे भाई का आया और मैंने अपने भाई को अपना जगह दिया। और भाई मेरे विधायक हुए। भाई की राजनीतिक राह अलग है और मेरी राजनीतिक राह अलग है, इसलिए इसको परिवारवाद नहीं कहते। और जो जनता के बीच में 24 घंटा रह के जनसेवा करता हो तो उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसे परिवारवाद में नहीं मानता। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी राजनीति करियर कैसे शुरुआत हुई? आपने कैसे सोचा कि चुनाव लड़ना चाहिए और सियासत में आगे बढ़ना चाहिए? देखिए 2000 में, उस समय मेरी उम्र बड़ी छोटी थी, चुनाव माना 24 साल उम्र था जी। तो मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, गोरखपुर जनपद मेरा गांव है, सगौरा जी। तो यहाँ पे ननिहाल है मेरा जी, ये मेरी मातृभूमि है और मातृभूमि से मुझे उतना ही प्यार है जितना पिता की भूमि से है। मातृभूमि को छोड़ नहीं सकता और पिता की भूमि से विमुख नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो मातृभूमि में लोगों ने कहा कि ऐसे ही मजाक हुआ, कहा कि आप विधानसभा का चुनाव असेंबली का होने वाला था 2000 में, लोगों ने कहा चुनाव लड़ना है, तो हमने कहा मैं भी लड़के जीत सकता हूँ, ऐसा थोड़ी ना है। बस ऐसे ही हंसी मजाक हुआ, हंसी मजाक में मैंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, नॉमिनेशन किया और जनता का असीम आशीर्वाद, अटूट आशीर्वाद, वहाँ की हमारी जनता ने जो हमारे पर स्नेह प्यार आशीर्वाद दिया है, उनका मैं जीवन भर सदैव ऋणी रहूँगा। जब तक जिंदगी है, जब तक सांस है, तब तक वहाँ की जनता को मैं न भूल सकता न छोड़ सकता। यानी एज अ समाज सेवी के तौर पर भी आप अक्सर जनता के बीच रहेंगे? बिल्कुल, हमेशा मैं रहता हूँ। मैं कहीं भी रहूँ, मैं बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान का एक ऐसा नेता हूँ कि मैं कहीं भी रहूँ, वहाँ पे फ़ोन जनता हमारी करती है, उसको ज़रूरत पड़ता है तुरंत फ़ोन पर ही कॉन्फ्रेंस पर उन अधिकारियों को कॉन्फ्रेंस पर लेता हूँ, उनसे बात करता हूँ और त्वरित कार्रवाई फ़ोन पर ही कॉन्फ्रेंस के द्वारा उनको सुना करके उनकी पैरवी करता हूँ। यानी जनता का हर समाधान आप निकालने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है सर, एनडीए की सरकार है, आने वाले 5 सालों तक भी अभी बीजेपी की राज है बिहार में, युवाओं की अगर बात की जाए तो सरकार रोजगार को लेकर क्या कुछ रणनीति तय कर रही है? अब तो सम्राट जी हमारे नए नवोदित मुख्यमंत्री हैं
कुछ दिन बीतने दीजिए, सम्राट जी की अपनी सोच होगी और उनको तो मार्गदर्शन देने वाला, राह दिखाने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। लेकिन मैं जहाँ तक सम्राट जी को जानता हूँ वो दृढ़ संकल्पित व्यक्ति है जी, और अच्छा काम करेंगे, उनकी सोच अच्छी है, उनकी नीयत अच्छी है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। जी, अब महिला आरक्षण पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। महिला आरक्षण बिल को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। 11 साल में पहली बार बीजेपी यानी केंद्र की सरकार को संसद से झटका लगा है और ये बिल पास नहीं हो पाया है क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं मिला विपक्ष की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिला आरक्षण बिल तो 23 में ही पास हो गया था जी। ये क्यों लाया, किस तरीके से लाया गया, ये तो मुझे जानकारी नहीं है। पार्टी मेरी भारतीय जनता पार्टी का मैं हूँ, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। लेकिन इतना जल्दीबाजी में उठाया गया कदम था ये। 3 दिन में सत्र को बुलाया गया, 3 दिन में डिबेट किया गया और ये हमको नहीं लगता कि ये तो पहले से जानते थे लोग ये बिल पास नहीं होगा जी। हमारी पार्टी जानती थी ये बिल पास नहीं होगा, इसलिए तो बिल ज्यों गिरा त्यों देखिए पूरे हिंदुस्तान में त्वरित बड़े बड़े पोस्टर पता नहीं पहले से छपे थे, छपा के रखे थे, घर जगह आ गया। लेकिन ये बिल नहीं पास होने वाला था जब तक हमारे पास 1/3 बहुमत ही नहीं था। तो बिल कहाँ से पास हुआ था? ये संभव ही नहीं था। ये तो अब क्यों हुआ, क्या हुआ है तो बड़े लोग जाने। मैं तो छोटा नेता हूँ, छोटा कार्यकर्ता हूँ, इस पे ज्यादा मुझे बोलना अच्छा नहीं जी। राजन तिवारी जी, आनंद सिंह की अगर बात की जाए तो मैं एक बात बताऊँ आपसे, मैं तो महिला आरक्षण बिल के पक्ष में हूँ। बिल्कुल। मैं 33% की हूँ। 8 नई पार्लियामेंट जो बनी है जी, उसमें 816 लोगों की बैठने की जगह है जी। तो मैं तो चाहूँगा कि 50% महिलाओं की आबादी के अनुसार उनको सम्मिलित किया जाए और 50% महिलाओं की आबादी दी जाए। क्योंकि 816 में हमको लगता है 8 दूना 16, 408 महिला सांसद रहे और 408 पुरुष सांसद रहे, तब तो संसद की एक गरिमा। बिल्कुल, यानी महिलाओं को भी बराबर का मौका मिलना चाहिए। आप इसके समर्थन में? बिल्कुल 100%। महिला आरक्षण बिल को 50% देना चाहिए। 408 सांसद महिला हो, 408 सांसद पुरुष हो, तब तो महिला अपना हक की बात कर पाएंगे। अगर महिला आरक्षण बिल 33% पास हुआ और 816 की संसदीय प्रणाली होगी तब तो 270 ही महिला हो पा रही है ना, तो उसमें कहाँ मजा आएगा? वो तो बैठने में नहीं मजा आएगा। इसलिए हम चाहते हैं 50% महिला आरक्षण बिल पास हो। बिल्कुल, यानी महिलाओं का समर्थन है राजन तिवारी का, ताकि महिलाओं को बराबरी का हिस्सा मिले। बिल्कुल, मातृशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। माता मातृशक्ति के बिना मातृशक्ति का देश आगे नहीं बढ़ सकता, ना हम आगे बढ़ सकते। बिल्कुल, महिला हर क्षेत्र में अच्छा भी कर रही है अभी, हर क्षेत्र में। अच्छा राजन तिवारी जी, एक सवाल और होगा। अनंत सिंह जो है वो राजनीति से संन्यास लेने की बात कर रहे हैं, तो अनंत सिंह से पूछिए। अनंत सिंह की बात मैं क्या जानूं अनंत सिंह के मन में क्या है। अगर राजनीति से संन्यास लेना है अनंत सिंह जी को तो अनंत सिंह ही बताएंगे ना, उनके बारे में मैं क्या ज्यादा जानता हूँ, कुछ नहीं। जाते जाते राजन तिवारी जी, एक आखिरी सवाल होगा आपसे और थोड़ा पर्सनल भी होगा। 90 के दशक में आपने लव मैरिज शादी की है, जबकि उस दशक में मोबाइल नहीं था, तो कैसे पॉसिबल रहा ये सब? नहीं, मोबाइल था। अच्छा। क्या बात करते हैं, मोबाइल बहुत ज्यादा क्रेज नहीं था, हर घर में अलाउड नहीं था, महिलाओं को नहीं था। लव मैरिज शादी है, कहाँ मैं कर रहा हूँ, मेरी शादी लव मैरिज हुई है। मेरी पत्नी का नाम रंजू तिवारी है, हाउसवाइफ है, मेरे 2 बेटा 1 बेटी है और अच्छे मेरा बेटा ही अच्छा कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उससे मुझसे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मेरी वाइफ पूरा परिवार संभालती है, तो इससे मैं मुकर थोड़ी न रहा हूँ। लव मैरिज था तो प्यार किया, कोई चोरी थोड़ी नहीं की। प्यार किया तो डरना किस बात का है। लव मैरिज था। मेरे ससुर जी अनिल पांडे जी स्कूटी में इंजीनियर थे, अच्छे लोग थे, बड़े सम्रांत परिवार है, बगहाँ पुलिस जिला बगहाँ के रहने वाले लोग हैं, ग्राम पटकौली है उनका, और मेरी उनकी शादी हुई और हमारा परिवार अच्छा चल रहा है, पूरे परिवार को लेकर चल रही है जी। राजन तिवारी जी, एक और सवाल जाते जाते, आखिरी सवाल होगा ये मेरा आपसे, क्या आने वाले समय में आप फिर से राजनीति में किस्मत 2027 में उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना है? उत्तर प्रदेश से चुनाव 100%। मैंने कहा ना कि मात्र माता का घर जी, मैंने यहाँ भी सेवा करता हूँ, करता रहूँगा जीवन भर। तो माता का ऋण तो खुद नहीं चुका सकता कभी, लेकिन पिता के ऋण को भी विमुख नहीं हो सकता। तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में जाके पिता की भूमि पे भी कुछ सेवा करूं। बिहार की भूमि 2000 नहीं कर नहीं लिया, अभी बिहार की भूमि बने रहेंगे और पिता की भूमि से जाकर के मुझे चुनाव लड़ने का इच्छा है, इरादा है। और 2027 की चुनाव मैं विधानसभा का उत्तर प्रदेश से लड़कर उत्तर प्रदेश से आगाज करूँ। यानी अभी जो 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें राजन तिवारी जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल उसमें लड़ेंगे, आगाज करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कह भी दिया हूँ, अगर मुझे वो लोग टिकट देगा तब भी चुनाव लड़ेंगे, नहीं देगा तब भी चुनाव लड़ेंगे। और अगर नहीं देगा तो क्या लड़ेंगे ना? समय आने दीजिए, अभी समय आने दीजिए, पार्टियां हैं, समय आने दीजिए, बहुत सारे लोग हैं। देखिए एक बात बताता हूँ जी, मैं पूर्वांचल की राजनीति करता हूँ जी, और मैं 24 घंटा
जनता के बीच रहता हूँ, जी। गरीबों का सेवा करता हूँ। मेरे पास कोई जाति बंधन नहीं है। जी। मेरे साथ ब्राह्मण के साथ साथ सारे तबके के लोग हैं, पिछड़ी अति पिछड़ा, दलित, महादलित, ओबीसी, ईबीसी, टोटल जाति के लोगों को मैं बैठा करके साथ में खाता हूँ, साथ में उठता हूँ, बैठता हूँ, जी। कोई भेदभावना नहीं रखता हूँ। जी जी तो मुझे सभी लोग प्यार करते हैं। जी। तो मुझे उम्मीद है कि जितना वो लोग प्यार करते हैं उससे कहीं ज़्यादा मैं उन लोगों को प्यार करता हूँ। इसलिए मुझे उम्मीद है कि पार्टी मुझे टिकट देगी। अगर नहीं देगी तो पार्टी को एक बार बता देते हैं आपको हम कि मैं जिस समाज से आता हूँ, मैं परशुराम वंशज हूँ जी। और मेरा गोत्र भी आप जान लीजिए श्रीमुख शांडिल है। अच्छा। ब्राह्मण हूँ चलिए। और चुनाव लड़ना है और बड़े ताकत के साथ लड़ेंगे। और अगर मुझे पार्टी टिकट से वंचित करेगी तो इसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जी, यानी ये धमकी नहीं है, मतलब प्यार आप है। अपनी बात रख रहे हैं। अपनी बात कर रहे हैं प्यार से। जी। चुनाव लड़ना तय है 100%। 100 यानी 2027 में राजन तिवारी लड़ेंगे। यूपी की भूमि पर जाएंगे और वहां की जनता का लड़ेंगे, सेवा बिल्कुल, करेंगे बिल्कुल, बिल्कुल, बतौर नेता। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश- बतौर बेटा। बतौर बेटा। क्योंकि वो पिता की भूमि है। जी। पिता की भूमि से मैं विमुक्त नहीं हो सकता। हाँ। वो पिता की भूमि है तो पिता की भूमि का भी सेवा करता रहूंगा। और मातृभूमि है, मेरी माता की भूमि है बिहार, तो यहाँ का भी सेवा चंपारण का करता रहूंगा। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश जाने की बात कर, इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार के लोगों को भूल जाएंगे, है ना। नहीं, बिल्कुल। बिहार के जनता के लिए भी हमेशा खड़े हैं, समाज सेवी के तौर पर भी रहते हैं, अक्सर लोगों की मदद करते हैं। कोई भी परेशान लेकर जनता अगर इनके पास आती है तो उनको सुनते हैं, समझते हैं और उसका निपटारा वहीं पर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राजन तिवारी अगर ये कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएंगे, चुनाव लड़ेंगे तो बिहार छोड़ देंगे। बिहार बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, यहाँ की जनता के लिए भी हमेशा तत्पर रहेंगे। एक और आखिरी सवाल जाते जाते, अखिलेश यादव को कैसा नेता मानते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत विजन बढ़िया। है, सोच है और विकास के प्रति उनका आकर्षण भी है। अखिलेश जी ने एक्सप्रेसवे बनवाया जिसपे फाइटर प्लेन उतरा। जी। अखिलेश जी ने मेट्रो का चयन किया जी। तो मेट्रो बनवाया। इकाना स्टेडियम बनवाया जिसका नाम आज बदल करके दूसरा हुआ। अखिलेश जी ने लुलु मॉल से लेकर तमाम चीज़ें जी। बनवाई। अखिलेश जी ने गोमती रिवर फ्रंट बनवाया। अखिलेश यादव के मन में और मस्तिष्क में जिस तरीके से विकास की बात चलती है, उनसे मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति अगर उनसे मिल ले और हमको लगता है आधा घंटा उनसे बात कर ले तो उनका मुरीद हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता, देखिए योगी जी का भी काम बहुत बढ़िया है जी। अपराध को योगी जी ने खत्म किया, विकसित में उत्तर प्रदेश बनाया। हमारे मुख्यमंत्री जी, चूंकि हमारे मुख्यमंत्री से ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश गोरखपुर जनपद उनका भी है, गोरखपुर जनपद मेरा भी है। तो मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली पे मैं एक सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन आपने पूछा कि अखिलेश जी का क्रियाकलाप कैसा रहा, तो अखिलेश जी के क्रियाकलाप के समय में उनकी मैं बात बताया कि उन्होंने ये काम किया, उनका सोच बढ़िया है और आगे का विजन लेके चलते हैं। इसलिए अखिलेश यादव मेरे लिए अच्छे व्यक्ति हैं, परफेक्ट व्यक्ति हैं, विजन वाले नेता हैं। 100%। देखिए 100%, देखिए मेरी बात नहीं, अखिलेश यादव अगर उनके अंदर कोई फीलिंग होती तो जब वो सरकार में मुख्यमंत्री बने थे उस समय अखिलेश जी, परशुराम जयंती आज है, मैं आपके चैनल के माध्यम से परशुराम जयंती आज है, 19 अप्रैल है, मैं सबको बधाई देता हूँ। परशुराम जयंती के दिन अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में छुट्टी घोषित किया था। अच्छा। और पूरे उत्तर प्रदेश में अक्षय तृतीया के दिन सरकारी छुट्टी घोषित थी। अच्छा। और उसके बाद हमारी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भगवान राम के नाम पर आई, हिंदुत्व के नाम पर आई। और जब सरकार बनी तो हमारा ही अक्षय तृतीया, हमारे परशुराम भगवान के तिथि के दिन जो यदुवंश होकर के अखिलेश जी ने, कृष्ण का वंशज होकर अखिलेश जी ने छुट्टी घोषित किया तो हमारी सरकार आई तो उस छुट्टी को कैंसिल कर दिया। तो ये तो थोड़ा सा मन में कशक बना रहता है इस चीज को, इसको बताएं तो बताएं कैसे, जिए तो जिए कैसे बिना आपके। देखिए सरकार हमारी हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार है और हिंदुत्व के बात में ही जब दो आंख से देखा जाए कि दो नजरिया से देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये दो नजरिया जो है ये गलत लगता है। नजरिया एक रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हमारी आबादी, ब्राह्मणों की आबादी 16% है। हम जिधर जाते हैं उधर सरकार बनती है। अगर हम नाराज हो गए तो उनकी सरकार पलट जाएगी, अगर हम खुश हो गए तो उनकी सरकार बनाने का क्षमता रखते हैं। बहन मायावती जी की भी सरकार बनी थी तो ड्यू टू ब्राह्मण, अखिलेश जी की सरकार बनी थी तो ड्यू टू ब्राह्मण, और भारतीय जनता पार्टी का सरकार है वो भी ब्राह्मणों की बदौलत है। ब्राह्मण अगर नाराज हुआ तो भारतीय जनता पार्टी भी कहीं का नहीं रह पाएगी, कहीं का नहीं रह पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही। उत्तर प्रदेश की बात किया, उत्तर प्रदेश बिल्कुल। राजन तिवारी जी, अगर समाजवादी पार्टी से मौका मिलेगा तो लड़ेंगे? वो तो बात की बात है। अभी तो अपनी पार्टी में अपनी पार्टी की बात करेंगे, अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे। और क्यों जाए, मैंने मजदूरी यहाँ की, मैंने खेती यहाँ की, मैंने हल यहाँ जोता, और जब फसल काटने और खाने का टाइम आएगा तो दूसरा कोई खाएगा। तो मैं फसल काटने और खाने की जब बात होगी तो अपनी पार्टी से अपना हक मांगेंगे। जब मैंने इतना सेवा किया 2000, मैं सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग से पढ़ा लिखा।
आप जान लीजिए। वो स्कूल है जो पूरे भारत में सबसे पहला स्कूल है, सरस्वती संघ का जो सबसे पहला स्कूल है, और पहली नींव वहीं से पड़ी थी। उसके बाद लाखों स्कूल पूरे हिंदुस्तान में खुले, पूरे विश्व में स्कूल है अब जी, वर्ल्ड में कई कंट्रियों में स्कूल है। हाँ। तो मैं उस स्कूल का पढ़ा, उस स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। मैं हमेशा अपनी बात तत्परता से रखना जानता हूँ, मजबूती से रखना जानता हूँ। मरना और मारना भगवान के हाथ में है, डरना नहीं चाहिए। समाज की बात बड़े मजबूती के साथ रखनी चाहिए, अपने जनता की बात, जनता के दुख दर्द को बड़े मजबूती के साथ आपस में बांटना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। और मैं आपसे वादा करता हूं, देखिए आपने कहा तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे टिकट नहीं देगी, मुझे वंचित करेगी। जी, बिहार से चुनाव लड़ना था तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश आपने ज्वाइन किया है। अब उत्तर प्रदेश जब जाएंगे तो कहेगा बिहार की राजनीति करते हैं, तब तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। और मेरे वोटर लिस्ट में नाम उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, तो मैं इसी कारण बिहार से आज मैं आपके चैनल के माध्यम से खोल रहा हूँ कि इस बार बिहार का चुनाव नहीं लड़ पाने का मेरा रीजन ये था, और चाहे टिकट नहीं मांग पाने का रीजन ये था कि मेरा वोटर लिस्ट ID उत्तर प्रदेश का था। तो राज्य का चुनाव लड़ने के लिए राज्य का वोटर लिस्ट में होना आवश्यक है, और लोकसभा का लड़ने के लिए देश में होना आवश्यक है। इसलिए मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ पाया और उतनी मजबूती से टिकट का पैरवी भी नहीं कर पाया। और भाई लड़ रहे थे तो भाई का सारथी बनकर उनको जितवाना था, तो उनके साथ लग गए। यानी अब 2027 में उत्तर प्रदेश से किस्मत आजमाएंगे, जो होगा जनता के सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनता मालिक है, जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, वो जो करेगी उसके हर निर्णय स्वीकार करना। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आज NBC 24 पर आने के लिए। बता दें कि बीजेपी से राजन तिवारी आज हमारे साथ NBC 24 में मौजूद थे, जिनसे कई तरह के सवाल आज हमने किए हैं, कई का जवाब लिया है और ये जानने की कोशिश की है कि आगे क्या करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में यानी 2027 में अपनी किस्मत आजमाएंगे भारतीय जनता पार्टी से, अगर पार्टी टिकट दी तो भी और अगर नहीं दी तो भी, क्योंकि बिहार की सेवा, बिहार से तो कहीं नहीं जाएंगी, बिहार की भी सेवा करते रहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब वहां की जनता का सेवा करना है और उसको भी नहीं छोड़ना। तो उन्होंने ऐलान किया है कि 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वहां से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।